आज हम यूनिट 6 के क्वेश्चंस डिस्कशन कर रहे हैं। पहला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी योजना मूलतः भारत के वर्तमान संविधान के निर्माण का आधार बनी? तो कैबिनेट मिशन योजना 1946 में आई थी। कैबिनेट मिशन योजना जो थी वह 3 सदस्यीय थी, जिसके अध्यक्ष पेंथिक लॉरेंस और 2 अन्य सदस्य एवी एलेक्जेंडर और स्ट्रैटफोर्ड क्रिप्स थे। स्ट्रैटफोर्ड क्रिप्स इसके अध्यक्ष थे, पेंथिक लॉरेंस और एवी एलेक्जेंडर इसके सदस्य थे। अगस्त प्रस्ताव अगर हम कहें तो 1940 में आया। माउंटबेटन योजना 3 जून 1947 में भारत विभाजन का आधार बनी। क्रिप्स मिशन योजना 1942, वेवेल प्लान 1945 में आया। तो ये सब आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि किस सन में कौन सी योजना आई और इनके क्या मुख्य उद्देश्य थे। संविधान सभा के गठन का चुनाव कब हुआ? जुलाई 1946। 389 389 सीटों के लिए संविधान सभा के गठन के लिए चुनाव हुआ। निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा का सदस्य नहीं था? तो महात्मा गांधी, जयप्रकाश नारायण, मोहम्मद अली जिन्ना और सरोजिनी नायडू। महात्मा गांधी संविधान सभा के सदस्य नहीं थे, जयप्रकाश नारायण भी नहीं थे, मोहम्मद अली जिन्ना भी नहीं थे, लेकिन सरोजिनी नायडू इसके सदस्य थी। तो कौन नहीं था? 1, 2, 3 नहीं थे। अगला प्रश्न, सही कूट का चयन करना है। कौन से अंतरिम सरकार में मंत्री कौन से मंत्रालय से संबंधित थे? तो CH भाभा खान मंत्रालय से संबंधित है, खनन और बंदरगाह इनके पास था। बाबू जगजीवन राम श्रम मंत्रालय, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद रक्षा मंत्रालय और बलदेव सिंह विधि मंत्रालय से संबंधित थे। तो इसका सही उत्तर होगा 3, 4, 1 और 2, जो आपको बी में दिया गया है। तो बी इसका सही उत्तर होगा। अनुच्छेद 87 के अनुसार संसद में विशेष अभिभाषण देने का अधिकार किसे है? तो संसद में विशेष अभिभाषण देने का अधिकार आर्टिकल 87 के तहत राष्ट्रपति को है। आप जानते हैं कि प्रत्येक आम चुनाव के बाद या जब भी सत्र शुरू होते हैं, बजट सत्र, मानसून सत्र और शीतकालीन सत्र, 3 सत्र होते हैं, तो इन तीनों सत्रों को जब शुरू किया जाता है तो राष्ट्रपति का अभिभाषण यहाँ पर दिया जाता है, जो मुख्य रूप से सरकार की योजनाओं की तारीफ की जाती है इसके अंतर्गत। देशी रियासत समझौता समिति राजेंद्र प्रसाद, सही है। कार्य संचालन समिति KM मुंशी, ये भी सही है। मूल अधिकार उप समिति वल्लभ भाई पटेल, यह गलत है क्योंकि यहाँ पर उप समिति दिया गया है। अगर मूल अधिकारों की समिति अगर दिया जाता तो वल्लभ भाई पटेल सही था, लेकिन उप समिति के अध्यक्ष वल्लभ भाई पटेल नहीं थे। सर्वोच्च न्यायालय समिति वारदाचार्यार, ये बात भी सही है, तो इसका उत्तर सी होगा। कॉन्स्टिट्यूशन एज सेटल्ड बाय द असेंबली बी पास्ड प्रस्ताव संविधान सभा के किस वाचन में पेश किया गया? तो यह तृतीय वाचन में पेश किया गया। आप जानते हैं कि जब भी कोई विधेयक सदन में प्रस्तुत किया जाता है तो यह 3 वाचनों से गुजरता है। पहले वाचन में इसको प्रस्तुत किया जाता है, दूसरे वाचन में इस पर चर्चा की जाती है, बहस की जाती है, और तीसरे वाचन में इसको फिर सभी सदस्यों के वोटिंग के द्वारा पास कर दिया जाता है। जब बहुमत हो जाता है तो फिर कोई भी विधेयक पास हो जाता है। तो तृतीय वाचन इसका सही उत्तर होगा। असत्य कथन छाटिए। संविधान सभा द्वारा हाथी के प्रतीक को मुहर के रूप में अपनाया गया, तो क्या बात, ये बात सही है? तो हाँ, हाथी को अपनाया गया था। HVR अयंगर संविधान सभा के सचिव नियुक्त किए गए, ये भी सही है। संविधान निर्माण हेतु संविधान सभा के कुल 3 अधिवेशन हुए, तो यह आपका गलत होगा क्योंकि संविधान निर्माण के लिए संविधान सभा के कुल 11 अधिवेशन हुए। तो आपका सी कथन असत्य है। सत्य कथनों का कूट चुनिए। तो आपको यहाँ पर 4 कथन दिए गए हैं, इसमें से सत्य कौन सा है ये आपको बताना है। भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ 1972-73 ईस्वी के बाद घोषित हुआ, बात सही है। राष्ट्रीय पक्षी मोर 1963 को घोषित हुआ, ये भी सही है। राष्ट्रीय पुष्प सफ़ेद लिली 1950 को घोषित हुआ, तो यह गलत है क्योंकि राष्ट्रीय पुष्प जो है वो कमल है। सफ़ेद लिली हमारे मध्य प्रदेश का राज्य चिन्ह है, राजकीय पुष्प है, लेकिन राष्ट्रीय पुष्प की बात करें तो यह बात गलत है। राष्ट्रीय चिन्ह स्तंभ 1951 में घोषित किया गया, तो राष्ट्रीय चिन्ह स्तंभ के बारे में भी कहा जाता है कि 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया। तो 3 और 4 गलत है, 1 और 2 सही है, तो इसका उत्तर सी सही होगा। प्रश्न क्रमांक 10, निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान आयरलैंड से नहीं लिया गया? तो आयरलैंड से कौन सा प्रावधान नहीं लिया गया? नीति निर्देशक तत्व लिए गए, राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति भी ली गई, राज्यसभा के लिए सदस्यों का नामांकन भी लिया गया, लेकिन राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन हमने दक्षिण अफ्रीका से लिया है, आयरलैंड से नहीं लिया। ठीक है। 11वां प्रश्न,
यहाँ पर आपको सत्य कथन बताना है। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया ब्रिटेन से ली गई, सही है। विधि की प्रक्रिया, विधायी प्रक्रिया जो है वो जापान से ली गई, सही है। संघीय व्यवस्था कनाडा से ली गई, ये भी सही है। लेकिन सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था कनाडा से ली गई, ये कथन गलत है, क्योंकि सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था जो है भारत शासन अधिनियम 1935 से ली गई थी। अब यहाँ पर देखिए, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया और विधायी प्रक्रिया क्या है, इसमें थोड़ा सा एक बेसिक अंतर है। इसको थोड़ा सा टाइम लगेगा बताने में, इसलिए मैं आपको कहीं अलग से वीडियो बनाकर ही आपको समझा दूंगा। तो इस प्रश्न का उत्तर डी, संघीय व्यवस्था कनाडा सही है, विधायी प्रक्रिया जापान सही है, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया ब्रिटेन सही है। संविधान के कौन से भाग किससे संबंधित है? भाग 5 राज्य से संबंधित है, तो ये बात सही है। 6 या भाग 7 संघ से संबंधित है, ये भी सही है। भाग 9 नगर पालिकाएँ हैं, और भाग जो है 18 जो है आपात उपबंध से संबंधित है, ये सही है। तो यहाँ पर ऊपर के 3 गलत होंगे, क्योंकि भाग 5 संघ से संबंधित है, भाग 7 जो है वो अनुसूचियों से संबंधित है, भाग 9 पंचायत से संबंधित है, और भाग 18 जो है आपात उपबंधों से संबंधित है। तो इसका उत्तर डी सही होगा, ये तीनों गलत होंगे। प्रथम अनुसूची किस अनुच्छेद से संबंधित है, आपको ये जोड़ी मिलाना है, ठीक है। तो प्रथम अनुसूची आप जानते हैं जब पहला है तो पहले अनुच्छेद से संबंधित होगा, तो अनुच्छेद 1 से 4। 7वीं अनुसूची जिसमें संघ और राज्यों के संबंधों के बारे में दिया गया है, तो यह अनुच्छेद 246 से संबंधित है। चौथी अनुसूची जिसमें राज्यसभा की सीटों का निर्वाचन के बारे में दिया गया है, यह अनुच्छेद 4 और 80 से संबंधित है। 10वीं अनुसूची जो दल बदल से संबंधित है, 101 और 191 से संबंधित है, तो इसका उत्तर होगा 2, 1, 4 और 3। तो ए उत्तर इसका सही होगा, ठीक है। भारतीय संविधान में संविधान संशोधन से जोड़ी गई तीसरे क्रम की अनुसूची कौन सी थी? तो सबसे पहले संशोधन के द्वारा जो है वो अपना भूमि सुधार जोड़े गए, ठीक है। दूसरे संशोधन के द्वारा अगर हम कहें तो 10वीं अनुसूची जोड़ी गई, दल बदल कानून जो 1985 में लाया गया। तीसरे बार संशोधन जब किया गया तो 11वीं और 12वीं अनुसूची जोड़ी गई, जो है तीसरे क्रम की अनुसूची कौन सी है, तो हम क्या कहेंगे, इसका सही उत्तर 11वीं अनुसूची होगा, क्योंकि 11वीं और 12वीं अनुसूची जो है वो पंचायतें और नगर पालिकाओं से संबंधित है, और ये पंचायतें और नगर पालिका जो है भाग 9 और 9 में दी गई है। तो तीसरे क्रम की अनुसूची अगर हम कहें तो 11वीं अनुसूची जोड़ी गई। प्रश्न क्रमांक 15, किसने संविधान की प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र कहा? तो प्रसिद्ध कथन है, पालकी वाला ने कहा। सुभाष कश्यप ने प्रस्तावना को आत्मा कहा, और के एम मुंशी की अगर हम बात करें तो इसने राजनीतिक कुंडली कहा। और डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने संवैधानिक उपचारों के अधिकार को, अनुच्छेद 32 को भारत के संविधान की आत्मा कहा है, ठीक है। भारतीय संविधान के बारे में अगर हम प्रस्तावना के वर्णन की बात करें तो संविधान भारत के लोगों के द्वारा अंगीकृत है, बात सही है। 5 प्रकार की स्वतंत्रताओं का उल्लेख है, ये भी सही है। 5 प्रकार की समानताओं का उल्लेख है, यह गलत है। और 3 प्रकार के न्याय हैं, ये बात भी सही है। तो 3 गलत है, बाकी तीनों 1, 2, 4 सही है। तो इसका उत्तर ए होगा। समानताएं कितने प्रकार की दी गई है? 3 प्रकार की दी गई है। कौन कौन सी? 2 प्रकार की समानता दी गई, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता, ठीक है। न्याय 3 प्रकार का दिया है, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय। और स्वतंत्रता 5 प्रकार की दी गई है, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ए होगा। किसी विदेशी राज्य को भारत में नए राज्य के रूप में किस अनुच्छेद के तहत स्थापित किया जाता है? तो मैंने आपको कल भी बताया था, कल के वीडियो में भी आपको बताया था कि अगर किसी विदेशी राज्य को शामिल करना हो तो अनुच्छेद 2 के तहत करेंगे, और अगर देश के ही किसी राज्य को, जैसे आंध्र प्रदेश को तेलंगाना के रूप में अलग किया गया, देश के किसी राज्य को अलग करना है या उसका नाम परिवर्तित करना है, सीमा में परिवर्तित करना है, तो अनुच्छेद 3 के तहत किया जाएगा। तो विदेशी राज्य को अनुच्छेद 2 के तहत। भारतीय नागरिकता से संबंधित सत्य कथन कौन सा है? भारत में नागरिकता का प्रावधान नहीं है, दोहरी नागरिकता का प्रावधान नहीं है, तो बात सही है। भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान है, दोहरी नागरिकता का प्रावधान नहीं है, यह बात सही है। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकारों का समूह केवल और केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है? तो आप जानते हैं अनुच्छेद 15, 16, 19, 29 और 30 जो है ये अनुच्छेद
केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है, विदेशियों को प्राप्त नहीं है। अनुच्छेद 12 के तहत राज्य की परिभाषा में क्या शामिल नहीं है? तो राज्य की परिभाषा में केंद्र और राज्य सरकार के सभी विधायी और कार्यपालिकी अंग है, और वे सभी कंपनियां जो भारत शासन के द्वारा संचालित है या भारतीयों के टैक्स पर आधारित है, भारतीयों के द्वारा दिए गए पैसे पर आधारित है, वो सभी भारत शासन के अंतर्गत राज्य की परिभाषा में शामिल होता है। तो भारत सरकार एवं संसद शामिल है, राज्य सरकार एवं विधानमंडल शामिल है, सभी स्थानीय प्राधिकारी भी शामिल है, लेकिन सभी सरकारी और निजी कंपनियां शामिल नहीं हैं। अगर आप कहेंगे कि अंबानी की कंपनी रिलायंस इसमें शामिल है तो ये शामिल नहीं होगी। ओके। भारतीय संविधान में उल्लेखित समानता के अधिकारों में क्या शामिल नहीं है? तो समता के अधिकार आप जानते हैं अनुच्छेद 14 से 18 तक। विधि के समक्ष समता शामिल है। न्यायिक पुनरावलोकन ये शामिल नहीं है, तो इसका उत्तर बी होगा, क्योंकि विधि की समक्ष समता अनुच्छेद 14, लोक नियोजन में समता अनुच्छेद 16, अस्पृश्यता का अंत अनुच्छेद 17 और उपाधियों का अंत अनुच्छेद 18। तो अनुच्छेद 14 से 18 तक आपको विधि के समक्ष समता के बारे में दिया गया है, या यूँ कहें समता के अधिकार के बारे में दिया गया है। तो न्यायिक पुनरावलोकन कहीं ना कहीं अनुच्छेद 31 या 32 से संबंधित है, ये यहाँ पर संबंधित नहीं होगा। किस अनुच्छेद के तहत संसद विधि बनाकर लोक नियोजन के मामले में किसी राज्य या संघ शासित क्षेत्र में निवास संबंधी शर्तें लागू करवा सकती है? तो लोक नियोजन के संबंध में अवसर की समानता की अगर हम बात करें तो इसका सही उत्तर सी होगा, अनुच्छेद 16(3). 16(3) के तहत लोक नियोजन के मामले में राज्य या संघ शासित राज्य में निवास संबंधी शर्तें लागू करवा सकती है संसद के द्वारा। ठीक है। शासकीय कार्यालयों से जानकारी प्राप्त करने हेतु प्रदत्त सूचना का अधिकार किस स्वतंत्रता के तहत सम्मिलित है? अगर सूचना के अधिकार के तहत आपको आपके अधिकारों की बात करना है या आपको स्वतंत्रता के तहत जानकारी प्राप्त करना है तो यह वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19(1) के अंतर्गत इसको शामिल किया गया है। भारत में अल्पसंख्यक माने जाने का आधार निम्नलिखित में से क्या है? तो आपको अल्पसंख्यक कब माना जाएगा भारत में, इसके लिए क्या आधार है? तो आपकी अगर अनुच्छेद 19(1) के अनुसार भाषा, लिपि और संस्कृति अलग है तो आपको अल्पसंख्यक माना जाएगा। अनुच्छेद 29(1) के तहत भाषा, लिपि और संस्कृति को इसके अंतर्गत शामिल किया गया है। प्रश्न क्रमांक 25, सर्वप्रथम मूल ढांचे की अवधारणा किस मामले में दी गई? तो आप जानते हैं काफ़ी प्रसिद्ध केस मूल ढांचे के लिए केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973। इसका ऑप्शन सी सही होगा, क्योंकि 24वें संशोधन अधिनियम के द्वारा इंदिरा गांधी की सरकार ने संविधान में संशोधन को असीमित अधिकार घोषित कर दिया कि संसद किसी भी प्रकार से संविधान में संशोधन कर सकती है। लेकिन केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के मामले में 13 अब तक की सबसे बड़ी संवैधानिक पीठ 13 न्यायाधीशों की पीठ बैठी थी, जिसमें 7-6 से यह निर्णय दिया गया कि संविधान में संशोधन मूल ढांचे के अंतर्गत रहकर ही किया जा सकता है, मूल ढांचे से बाहर इसका संशोधन नहीं किया जाएगा। संविधान की मूल ढांचे का मतलब है कि संविधान निर्माताओं के द्वारा जो मूल विचार प्रस्तुत किए गए, जैसे न्यायिक स्वतंत्रता की बात है, न्यायपालिका की स्वतंत्रता की बात है, प्रत्यक्ष चुनाव की बात है, प्रत्यक्ष निर्वाचन में भागीदारी की बातें हैं, संघवाद है, ये सब चीज़ें जो है मूल ढांचे के भाग है। इसमें किसी भी प्रकार से आपको परिवर्तन नहीं किया जा सकता या नकारात्मक परिवर्तन इसमें नहीं किया जा सकता। अब अगले प्रश्नों को लेकर के अगले वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू।